नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बताते हैं शेयर बाजार से जुड़ने का तरीका आसान भाषा में। भले ही आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति यहां पर अपनानी हो या कोई गोल बेस्ड प्लानिंग करनी हो, शेयर बाजार सब अधिकार आपका शो है जहां पर आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं शेयर बाजार से जुड़ने को लेकर। सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं। एक क्यूआर कोड है जो कि आपको स्कैन करना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। अगर व्हाट्सएप पर आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हैं तो स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, आपने किस भाव पे खरीदा है और कब तक आप उसमें रुकना चाहते हैं, उसके मुताबिक जो है हमारे मेहमान आपको सलाह देंगे। हमारे साथ कुणाल परार जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से, जो आपके सवालों को लाइव सुन भी रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। कुणाल के पास हम जाएं, दर्शकों के सवाल लें, उससे पहले लेवल्स बाजार के वही दायरे में फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स 870 अंक टूटता हुआ और 1% की गिरावट। डिक्लाइंस बाजार में मार्केट ब्रेथ के लिहाज से लगभग 2217। इंडिया विक्स भी आप देखिए कमोबेश उन्हीं लेवल्स पर है, 22 के आसपास हमें फिलहाल इंडिया विक्स का भी एक आंकड़ा दिखाई दे रहा है। और निफ्टी अब हम देख रहे हैं 24,000 के नीचे फिलहाल खुलता हुआ 23,999 और 24,000 के बीच का एक लेवल, लेकिन गिरावट 1.25% की फिलहाल यहां पे दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। फटाफट एक बार मिड कैप इंडेक्स भी हम चेक कर लें। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 500 अंक नीचे है, 1% की गिरावट यहाँ पे। स्मॉल कैप इंडेक्स हम देख रहे हैं 1% से ज्यादा टूटता हुआ, 1.5% की गिरावट के साथ 250 अंक नीचे निफ्टी स्मॉल कैप हमें दिखाई दे रहा है। और राइट, तमाम सेक्टर्स में भी हम देख रहे हैं लाल निशान में कारोबार हो रहा है। चुनिंदा काउंटर्स जहां पर न्यूज स्पेसिफिक एक्शन है उनमें L&T, BEL, टाटा मोटर्स हम देख रहे हैं 3% के पार की तेजी के साथ कारोबार में बने हुए हैं। टाइटन 3.5% बना हुआ है। बाकी तमाम काउंटर्स फिलहाल, जियो फाइनेंस भी आप देखें तो 3.25% तक की गिरावट दिखा रहा है। पावर ग्रिड, ट्रेंड, अल्ट्राटेक, NTPC, ICICI बैंक सभी में 2.5 से लेकर 3.5% तक की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। कुणाल, शो की शुरुआत करते हैं और चलिए यहाँ पर दर्शकों के सवालों से ही हम शुरू करेंगे। अब जिस तरह से L&T के नतीजों के बाद हमने बूस्ट देखा है इस काउंटर में, फिलहाल कोई रणनीति जो कि आप देना चाहेंगे? L&T की अगर हम बात करें 3% यहाँ पर फिलहाल ऊपर है। टाइटन में भी हम देख रहे हैं कि चमक बरकरार है, ये भी 3% के पार बना हुआ है। इन लेवल्स पर आगे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है आपकी या न्यू खरीद के लिए आपको लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए? नई खरीदारी के लिए फिलहाल L&T में रुकना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मोमेंटम L&T में देखने को मिली है, आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको 3530 एंड अगर वो भी ब्रेक होता है तो 2630 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। स्टॉक में आज के दिन में ऑलरेडी एक अच्छी खासी मोमेंटम आ चुकी है। रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है नई खरीदारी के लिए। सो जिनके पास पोजीशन है एक बार होल्ड करके चले, अच्छे लेवल ऊपरी लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। एंड सामने टाइटन की भी बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि टाइटन में भी आने वाले दिनों में 3650 से लेके 3860 तक के लेवल टाइटन में भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी काउंटर ने ब्रेकआउट दिया हुआ है 3400 के लेवल का। नई खरीदारी करके चलने की सलाह टाइटन में बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको होल्ड करके चलने की सलाह है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई L&T पर। चलिए, त्यासा का सवाल लेते हैं। वोल्टास पे इन्होंने यूट्यूब के जरिए सवाल पूछा हुआ है। 1300 शेयर है इनके पास 210 के भाव पे, और नजरिया इनको जानना है। बताएं कुणाल, वोल्टास पे क्या राय बन रही है आपकी? टाइमिंग के लिए थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच करके चलूंगा। वोल्टास अच्छे खासे सपोर्ट के साथ है, लेकिन मैं यहाँ पे पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं दूंगा। और मैं प्रेजेंट लेवल पे ना ही कोई लेवल बता पाऊंगा स्टॉक में। सो नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी भी कनेक्ट करेंगे तो अगर उस लेवल पे अगर कोई कंफर्मेशन आता है तो ही मैं बता पाऊंगा। तो फिलहाल इसको अवॉइड करें, अच्छा रहेगा एवरेज करने के लिए। चलिए, हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं सवाल इटर्नल पर, और इनका नाम है अभी ने जो बाइंग लेवल्स दे रखी है कुणाल, इन्होंने 500 की क्वांटिटी 234 के लेवल पर ले रखी है और बहुत ही कम नजरिया है इनका इन टर्म्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन। शॉर्ट टर्म के लिए ये आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। इंटरनल की बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक में रिसेंट डेज में मोमेंटम हमें देखने को मिली है,
234 के अराउंड उनकी खरीदारी है, 225 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा अगर स्टॉक में गिरावट आती है 210 तो ही खरीदारी करके चले, क्योंकि वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट भी है और वहां से स्टॉक बाउंस बैक होकर आपको 240 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो अगर 210 आता है तो आप वहां पे खरीदारी करके चले, एवरेज करके चले, टारगेट आपको मिलेगा सबसे पहला 240, एंड अगर वो ब्रेक होता है तो आपको ऊपरी लेवल पे 260 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये है राय आपको इस वक्त मिलती हुई एटर्नल यानी जोमेटो के तौर पे। विनोद कुमार दिल्ली से इनका सवाल लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर राय जानना चाहते हैं। 220 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, बताइए क्या करना चाहिए कुणाल? बजाज हाउसिंग की बात करें, आई थिंक बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है जिसका ये फेवरेट स्टॉक है। फिलहाल बात करें जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, आने वाले दिनों में ये स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। बजाज हाउसिंग जो फिलहाल 116 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, होल्ड कीजिए। अगर स्टॉक में कोई भी गिरावट आती है 110 तक तो ही वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 110 से आपको ये आने वाले दिनों में 135 और अगर वो ब्रेक होता है तो 150 तक के भी लेवल आपको स्टॉक दिखा सकता है। अब ये जो है मीडियम टर्म के लिए रणनीति मैंने आपको बताई है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट लेवल से ही आप एवरेज करके चल सकते हैं। अगर आपका नजरिया 2 से 3 साल का है तो हो सकता है कि ये स्टॉक आपको 250 तक के भी लेवल दिखा सके। राइट, सुनील हमारे दर्शक बीएससी पे सवाल पूछना चाह रहे हैं और इन्होंने जो है अपनी बाइंग प्राइस हमें दी है 6500 की। सुनील पंजाब से अपना सवाल पूछ रहे हैं, ओके। और फिलहाल तो प्रॉफिट में ही अच्छा खासा रनअप भी हमने काउंटर में देखा हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेट है इनकी ये काउंटर में। वेल सुनील जी, बीएससी में अगर देखने जाए 6515 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड आने वाले दिनों में ये स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक 6900 एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 7200 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। और आपने टॉप पे ही पोजीशन बनाई है, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मैं कहूंगा कि 6240 का भी मेंटेन करिए क्लोजिंग बेसिस पे। रिस्क रिवॉर्ड फेवर कर रहा है, सो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी बीएससी लिमिटेड पे। लक्ष्मीकांत शाह मुंबई से इन्होंने अपना सवाल यूट्यूब पर हम तक पहुंचाया है। 1000 की क्वांटिटी में इन्होंने शेयर लिया हुआ है। 408 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है पीएफसी में। अच्छा खासा नुकसान यहां पर झेलते हुए कुणाल, भारी भरकम नुकसान, 408 रुपए पे इन्होंने पीएफसी खरीदा हुआ है, बताइए क्या करें? वेल 408 के अराउंड की खरीदारी है। फिलहाल स्टॉक 387 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक में गिरावट आती है 360 तक, 360 तो ही एवरेज करके चलने की सलाह है। 360 का लेवल एज ए सपोर्ट लेके स्टॉक आपको 445 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। 360 पे आते ही आपको वहां पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। कुणाल यहाँ पर बहुत दर्शक YouTube पर आपको लाइव देख रहे हैं। विक्रांत राय को बोलना चाहूंगी मैं कि हमने अभी बीएससी पर जवाब दिया है एक दर्शक को, लेकिन कुणाल आप शायद इंक्लूड करना चाहें। इनकी एवरेज प्राइस 250 की है आफ्टर बोनस ऑफ 3000 क्वांटिटी। विक्रांत का तो बीएससी पर है और मिस्टर आरके हैं, इनको निफ्टी में रणनीति चाहिए। बीएससी का हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। मैं वापस एक बार लेवल बता देता हूँ। 6240 अगर खरीदारी है तो 6240 के एसएल के साथ आप होल्ड करके रखिए। आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और निफ्टी की रणनीति की बात करें तो बड़े ऑब्वियसली आज के दिन में काफी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन 23,800 का काफी अच्छा सपोर्ट है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे अगर पोजीशन बनाई है तो 23,800 के एसएल के साथ आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बाउंस बैक में आपको ये 24,400 से 24,600 तक के लेवल दिखा सकता है, तो 23,800 आपका स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए। को आगे बढ़ाते हैं और अब बेहद खास मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी बनी हुई है। इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लगातार सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख जो हैं बैठक में
यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। बैठक जारी है, बीते रातों 2 दिन से हम देख रहे हैं पाकिस्तान जो है लगातार अटैक्स कर रहा है। हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच जिंदल स्टेनलेस के सीईओ तरुण कुमार खुलबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण साहब, स्वागत है आपका। आपके पास में आऊंगी, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है उसकी ओर थोड़ा सा अपडेट लेने के लिए हमें हमारे सहयोगी सुमित के पास जाना होगा। सुमित, बताइए, आप वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल बड़ी बैठक चल रही है, जो बीती रात हुआ है उसका दिया जा रहा है ब्यौरा। सेना को यहां पर खुली छूट दे दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से कि आप जो एक्शन चाहे वो ले सकते हैं। भारत बहुत सधा हुआ एक्शन ले रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। बताइए फिलहाल क्या अपडेट है। पल पल की खबर जो है वो राजनाथ सिंह जो वो ले रहे हैं तीनों डिफेंस के फोर्सेस से, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, और वो सारी बैठकें जो हैं ये चल रही हैं। आज दिल्ली में गहमा गहमी का माहौल है। हम साउथ ब्लॉक पे ही खड़े हैं और यहाँ पे ये मीटिंग चल रही हैं। जो जिस तरह से वातावरण बना है 2 दिन से लगातार, पहले भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसके बाद पाकिस्तान का अटैक हुआ। कल का अटैक काफी बड़ा माना जा रहा है, हालांकि भारत की मिसाइलों ने उसको पूरी तरह से विफल कर दिया और बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो ये अपनी तरह का बहुत बड़ा अटैक था जो जम्मू पे, पठानकोट पे, पंजाब के कुछ शहरों में और राजस्थान में हुआ, उसको विफल कर दिया गया। उपलब्धि है भारतीय फौज के लिए, पर पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और पाकिस्तान कोई भी मिस एडवेंचर करे इसके लिए सेनाएं पूरी तरह से तत्पर है। तो ये सब जो मीटिंग्स हो रही हैं ये मिनट बाय मिनट अपडेट दिया जा रहा है, मिनट बाय मिनट निगरानी रखी जा रही है। आज की रात भी जो कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण रात होने वाली है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द जो अटैक्स होते हैं रात को होते हैं, इसलिए डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज भी पूरे दिन ये का दौर जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान के हमले के बाद जब पाकिस्तान ने एस्केलेट किया तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कल लाहौर में एयर डिफेंसेस ध्वस्त किए, ड्रोन्स गए भारत के, और आज भी हम पूरी तरह से तत्पर हैं। तो ये मीटिंग्स चल रही हैं। इसके बीच में मैं खासतौर पर बताना चाहूंगा कि भारत जो अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है वो है आर्थिक व्यवस्था को लेकर। IMF की मीटिंग आज रात को है, जिसमें भारत IMF पे जोर डालेगा कि पाकिस्तान को और कोई बेल आउट पैकेज ना दिया जाए। दूसरी तरफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो अगले महीने उसकी एक बैठक होने वाली है, उसमें भारत फिर कहेगा कि इनको ग्रे लिस्ट में डाला जाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर पल पल में घटनाक्रम बदल रहा है। सुमित, आप नजर बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट हम लेंगे और शो को आगे बढ़ाते हैं। रुक करते हैं तरुण कुमार खुलबे साहब की ओर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। नतीजों पर बात करेंगे सर, और टैरिफ वॉर इम्पैक्ट पर पहला सवाल पूछना चाहती हूँ। एक्सपोर्ट डिमांड के लिहाज से जरा समझाइएगा कि कितना यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमने देखा है। किसी भी तरह का अपॉर्चुनिटी लॉस के लिहाज से माहौल क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, जरा समझाइएगा। थैंक यू कविता। आपको इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए कि एज अ कंट्री एंड एज अ कंपनी इंडिया के ऊपर 2018 में सेक्शन 232 के तहत स्टेनलेस स्टील पे भी 25% की टैरिफ लगाया गया था यूएसए में। उस समय यूं तो उन्होंने लगाया तो सारे ही देशों के ऊपर था, लेकिन इवेंचुअली उस समय जो कुछ मेन कंट्रीज थी, जैसे कि जो स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रमुख हैं, जिसमें कोरिया, जापान, EU, इन लोगों को उसमें एक कोटा देकर के एग्जेम्पशन मिल गया था। इसके बाद जब दोबारा मिस्टर ट्रंप आए हैं और इन्होंने जब पहले डिक्लेयर किया था कि हम सबके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो उस समय शुरू में हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जिन लोगों के ऊपर पहले से 25% का लगा हुआ है उनका ये जो एडिशनल है ये उसके ऊपर होगा कि नहीं। बट इवेंचुअली जब इन्होंने अभी लगाया है तो सारे देश अब एक बराबर स्थिति पे हो गए हैं। तो चाहे वो कोरिया हो, चाहे जापान हो, EU हो, हिंदुस्तान है, सबके ऊपर अब 25% की जो है टैरिफ लगी हुई है स्टेनलेस स्टील की। जब मैं बात करता हूं तो हमारे लिए मैं ये कहूंगा कि स्थिति एज अ कंट्री एंड एज अ कंपनी थोड़ी बेहतरी हुई है। अभी थोड़ा सा और बेटर लेवल प्लेइंग फील्ड है, और उसको देखते हुए जहां तक US मार्केट है वो तो हमको उसमें डेफिनेटली हम आगे के लिए काफी पॉजिटिव हैं। हमें ऑलरेडी उसमें ट्रैक्शन नजर भी आता है। एंड अदरवाइज ऑल्सो पूरे ये जो अभी चूंकि रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह की अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर वो भी जिस तरीके से उन्होंने अभी शुरू में डिक्लेयर किया था
वो भी अगर जिस तरीके से लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि एज अ कंपनी एंड एज अ कंट्री हमारे को आगे आने वाले वक्त में थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन हाल फिलहाल तो नजर आती है, एटलीस्ट शॉर्ट एंड मिड टर्म, जब तक कि ये पॉलिसी को अगर कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते हैं तो। वाकई वाकई, और ये ऑप्टिमिज्म मुझे बड़ा अच्छा लगा तरुण सर, और यही होता है कि आप अपने जो कारोबार है उसके लिए जब पैशनेट होते हो और आपके उसके हर पहलू को आप बहुत ही क्रिटिकल नजरिए से देखते हो, तो आप भविष्य की ओर देखते हो। तरुण सर, प्रशांत बात कर रहा हूं, हमें बताइए कि जो डिमांड के फ्रंट पे बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में वो किस तरह की है, खासतौर पे अगर हम देखें ऑटो, रेलवे और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे। तो थैंक्स प्रशांत। जहां तक डिमांड की बात है, एज अ कंपनी हम अपने डोमेस्टिक डिमांड पे काफी बुलिश हैं। एक्सपोर्ट के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है। जहां तक इंडियन मार्केट का सवाल है, वो ऑन एन एवरेज 9 to 10% की ग्रोथ हम इस मार्केट में आगे आने वाले वक्त में भी देख रहे हैं, आने वाले वर्ष में भी देख रहे हैं। और जो अच्छी चीज अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे कई नए एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि स्टेनलेस स्टील का एक्सेप्टेंस नजर आ रहा है। तो जैसे कि अगर हम बोलें तो लाइट वेट जो अपने व्हीकल्स हैं, चाहे वो बसेज हैं, ईवी बसेज हैं, ट्रक्स हैं, इवन बल्कि कंटेनर्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन में बहुत सारी कंपनियां बल्कि अब नए डिजाइन को लेकर के स्टेनलेस स्टील में डिजाइन कर रही हैं, जो कि एक नया एप्लीकेशन है, क्योंकि उनको लाइट वेटिंग से उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। वो ज्यादा मटेरियल लेकर के जा सकते हैं जितना उनका टेयर वेट कम होता है। दूसरी तरफ इवन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम देख रहे हैं कि इवन ब्रिजेस में, जहां पे भी कोस्टल एरियाज हैं, जहां पे कोरोजन एक हमेशा से समस्या रहा है, जो कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइफ को कम कर देता है, उधर भी देख रहे हैं कि एक एक्सेप्टेंस आ रही है। लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि अपफ्रंट थोड़ा पैसा दे करके लॉन्ग जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो अगर कम होती है तो उसको कर लेना बेहतर है। बिल्कुल। तो उसके अलावा अदरवाइज जो बाकी के सेक्टर हैं, चाहे प्रोसेस इंडस्ट्री हो, हमारा एटीआर हो, एबीसी हो, ग्रोथ उन सब में ही है। और मैं इन जी। जो नए एप्लीकेशन हैं इनको लेकर के भी जी। हम काफी पॉजिटिव जी। हैं आने वाले जी। वर्षों में और आने वाले जी, वक्त में। खुलबे साहब, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, संक्षिप्त में अगर हो सके जवाब दीजिएगा। स्टैंड अलोन वॉल्यूम जो है वो लगभग 9% ईयर ऑन ईयर में बढ़ता हुआ देखा है, लेकिन अब नए वित्त वर्ष की अगर हम बात करें, डबल डिजिट ग्रोथ क्या यहाँ पे उम्मीद में रखी जा सकती है? हाल फिलहाल तो कविता, हमने अभी जो गाइडेंस हम दे रहे हैं वो 9 to 10% की ही दे रहे हैं। बट जैसा कि 9 to 10% हमने दिया है, अभी आने वाले वक्त में चूंकि अनसर्टेनिटी तो है एंड जिस तरीके से पूरी सिचुएशन चेंज हो रही है, तो हाल फिलहाल हमारी गाइडेंस 9 to 10% की है। बट अगर हमको आगे बेहतर स्थिति नजर आएगी तो आने वाले, जब हम आगे आपसे दोबारा जब इंटरेक्शन करेंगे, उस समय हम आपको अपनी गाइडेंस को अकॉर्डिंगली आपको बताते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और तमाम सवालों के जवाब दिए आपने। लेकिन चलिए हम चर्चा को मोड़ते हैं और भारत पाकिस्तान के बीच की तनातनी के लिए हमारे साथ अब खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ एयर मार्शल पद्मजीत सिंह अहलूवालिया जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। सर, बीते 2 रातों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइली अटैक कर रहा है। हमारा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट और जवाबी कार्रवाई देने में काफी हद तक हम देख रहे हैं पूरी तरह से सक्षम और कामयाब भी दिखाई दिया है। रशियन S-400 ट्रायम्फ की बात करें, हम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, साइली स्पाइडर की बात करें, बराक 8 जो सिस्टम है सक्सेसफुली पूरी तरह से जो है नॉर्थ इंडिया पर जितने भी हमने मिसाइल्स और ड्रोन्स देखे हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है। ये बताइएगा कि जो कार्रवाई यहाँ पर हमें होती हुई दिखाई दे रही है भारत की तरफ से, ये बहुत ही कैलकुलेटेड है, बहुत ही प्रिसाइज है और पाकिस्तान के एक्शन लेने पर ही हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूं तो अब उनके इरादे और उनके मंसूबे कहां पर आपको लगता है कि हमें और आघात पहुंचा सकते हैं? हालांकि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इस पूरे समीकरण को आप कैसे देखते हैं? हमारा जो रिएक्शन हुआ है 22 अप्रैल के बाद, जहाँ पे ये टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, हमने पूरा रिस्पांस जो दिया है बहुत कैलकुलेटेड और बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्पांस था। जहाँ पे 7th नाइट को हमने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक कहाँ किया? 6 लॉन्च पैड्स थे पीओके में
और 4 जो हिंटरलैंड पाकिस्तान के अंदर थे। ये सारे पूरे एक्यूरेसी से हुआ, और जो वेपन्स थे वो पूरे वेपन्स भी अप्रोप्रिएट थे डिस्ट्रक्शन कॉज करने के लिए। राफेल एयरक्राफ्ट उस जो हैमर बॉम्ब्स थे वो 8 कैरी कर सकते हैं और 250 केजीज का वेट है। बहुत डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी है। इसके अलावा दूसरे बेसिस पे भी अटैक किया था और बहुत एक्शन करेक्ट था। ये सारी पिक्चरें जो थी जो वहां से आई थी वो सारी डिस्प्ले की गई हैं आपके टीवी पे। अनलाइक लास्ट टाइम जब बालाकोट में क्या हुआ था कि परसेप्शन गेम में थोड़ी कमी रह गई थी कि जो अटैक हुए थे वो अच्छी तरह फिल्म नहीं हुए थे, तो सब पूछते थे कि भाई ये फिल्म क्यों नहीं है, क्यों हम क्या देखें, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ। इस दफा ये परसेप्शन गेम में हमने ये गलती नहीं की है कि हवाई जहाज के दौरान भी फोटो ली गई हैं, यूएवीज के दौरान भी फोटो ली हुई हैं, और ये सारा आपके सामने है जितना भी डिस्ट्रक्शन था। कम है पदमजीत सर, एक आखिरी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या हमने इतिहास में जिस तरह से युद्ध लड़े हैं पाकिस्तान से, उससे ये बिल्कुल अलग है, और अब जो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया है, जो अभी तक इंप्रेशन नजर आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से वो बैकफुट पर भी नजर आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, खुद आर्मी बटी हुई है। आप सही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान मिलिट्री का पूरा एक्सपोज हो गया है कि उनकी जो कैपेबिलिटी है बहुत कम है, इतनी ज्यादा नहीं है, उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं लगती है, उनके तरीके ठीक नहीं लग रहे, उनका प्रोफेशनलिज्म भी बहुत कम है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो अपने ड्रोन्स भेज रहे हैं और ड्रोन्स सारे शूट हो रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है बहुत तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है। जैसे कि अभी लेटेस्ट मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स बहुत अहमियत रखते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो स्पेशलाइज हो गया है एयर डिफेंस सेटअप ड्रोन्स को गिराने के लिए। अब ये बहुत कम देशों ने ऐसे किया जैसे हमने किया है। उसके अलावा मिसाइल अटैक्स, एयरक्राफ्ट अटैक्स, ये सारा हम उनको देख सकते हैं। तो इस मुताबिक हमने बहुत प्रोफेशनलिज्म दिखाया, एक्यूरेसी दिखाई, हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उनकी कैपेबिलिटी बिल्कुल जीरो लग रही है इस टाइम पे। एक अवैक्स भी गिरा दिया है, एक F-16, 2 JS-17। उसके अलावा उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे जैसे लाहौर में वो HQ-9 जो उनका मेन सिस्टम है वो हमारे इक्विपमेंट से S-300 है, वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। रावलपिंडी में भी अटैक हुए और हमने ये पूरी तरह से घेराबंदी है, और वाकई पाकिस्तान की आर्मी न सिर्फ एक्सपोज हुई है बल्कि बैकफुट पर भी नजर आ रही है। उनके तमाम इरादे हमने नाकाम किए हैं। शुक्रिया करेंगे पदमजीत सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और अपने तमाम इंसाइट्स आपने दिए, और इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। चलिए इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, और लगातार हमारी नजर बनी हुई है मार्केट पर भी और तमाम अहम पहलुओं पर भी। और फिलहाल मुझे और कविता को तो आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार की हर हलचल विश्व मोहन लेकर आएंगे। नमस्कार।